नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में जल्द ही निगम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली का माहौल धीरे धीरे चुनावी मौसम में बदलता जा रहा है। इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो चला है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के सभी निगम वार्ड में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में भी बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी में रोष का माहौल देखने को मिला। सुल्तानपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों के शासन में बीजेपी के नेताओं ने एमसीडी में खूब भ्रष्टाचार किया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी को लूट कर खोखला कर दिया है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने तो सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी निगम पार्षद ने 50 करोड़ की जमीन को अपने ही पति के नाम पर एनजीओ बनाकर फ्री में उसे दे दिया, जो साफ भ्रष्टाचार का उदाहरण है। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ये समझ चुकी है कि इस बार बीजेपी का एमसीडी से सूपड़ा साफ होने वाला है और इसी कारण बीजेपी के निगम पार्षद सरकारी जमीन को औने पौने दामों पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को बेच रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा के पार जा चुका है और उनकी निगम पार्षद जो मंजू खंडेलवाल हैं, उन्होंने सारी हदों को पार करके सारी हदें उन्होंने पार कर दी हैं। अपने पति के नाम एक एनजीओ बनाई, गलत तरीके से उस जमीन को जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है वो अपने पति को दे दी। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है और एमसीडी को पता है कि हम सत्ता से जा रहे हैं, इसीलिए वो जाते जाते सारी ज़मीनों को बेच रहे हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो स्कूल हो। और अब ये नया वाकया आया है, मंजू खंडेलवाल जी ने अपने पति को जो 50 करोड़ की ज़मीन दी है फ्री में अलाटमेंट करा दी है। इसके विरोध में आज 272 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से ये यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। हम लोगों तक जा रहे हैं, ऐसे पर्चे हम लोगों को दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार एमसीडी का भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर भाजपा ने बढ़ा दिया है। और यहाँ तक कि अब जो भाजपा की पार्षद जो मंजू खंडेलवाल जी है, उन्होंने सरकारी जमीन 50 करोड़ की अपने पति को फ्री में दे दी। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी को निकाल कर अब दिल्ली को नया मिले और जनता भी चाहती है कि एमसीडी में भाजपा हटाई जाए और एक नई सरकार लाई जाए। नई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो पहले भी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं और अब एमसीडी में भी उनकी सरकार लाई जाए। और चाहते हैं कि ईमानदार और सच्ची काम करने वाली सरकार। पुरजोर विरोध करने का क्या कारण है? आप क्या चाहते हैं कि वो जो फ्री में जो ज़मीन उन्होंने अपने पति के नाम करवाई है वो सरकार को वापस करे या मतलब वो उसके पास ही रहने दे? फ्री में जो ज़मीन दी है सरकार को वापस करे, क्योंकि अगर यही काम केजरीवाल जी जनता के लिए करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप ये 50 करोड़ क्यों जनता को दे रहे हैं, उस पर चोर बोला जाता है। तो आप ये निगम पार्षद भाजपा के निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल जी ने 50 करोड़ की ज़मीन ऐसे देते, उनसे भी सवाल पूछा जाए कि आपने ये ज़मीन क्यों फ्री में दी। ठीक है, धन्यवाद। इसका उद्देश्य ये है भाई साहब, इन्होंने भाजपा वालों ने जब से इनकी 15 साल से गवर्नमेंट है, कौड़ियों के भाव ज़मीन जो अरबों की ज़मीन थी उसको कौड़ियों के भाव में अपने ही रिश्तेदारों को बेच दी है। और एक निगम पार्षद ने तो हदें ही पार कर दिए, 50,000 करोड़ की ज़मीन फ्री में अपने पति की संस्था को दे दी है। तो अगर मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, ये ज़मीन हमारी है, सरकार की ज़मीन है, तो सरकार के ही कुछ ना कुछ उसमें पब्लिक के लिए यूज में लाई जाए, जिसमें कि हॉस्पिटल है, कोई शौचालय है, पब्लिक उसके लिए यूज की जाए।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जन आक्रोश रैली जो आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और अभी हमने कुछ समय पहले इसका जिक्र भी किया था मंजू खंडेलवाल के केस का। उसी को लेकर जो ये जन आक्रोश रैली है वो निकाली गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार की सरकार हो चुकी है, यहाँ तक कि निगम के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर जिस तरीके से ताजा मामले की बात करें तो जिस तरीके से मंजू खंडेलवाल की बात करें, उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पर यानी कि स्कूल की जो प्रॉपर्टी है यानी कि जमीन जो है वो दान में दी है, तो उससे कहीं ना कहीं विवादी कह सकते हैं बवाल जो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से जन आक्रोश रैली की बात करें तो जन आक्रोश रैली जो है वो आम आदमी पार्टी ने कल रविवार को यानी कि इस तरीके से निकाली। 272 वार्ड जितने हैं उनके अंदर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि ये जमीन जो है जो औने पौने दामों पर दी जा रही है। यहाँ तक कि जो निगम की जो जमीनें हैं, स्कूलों की जमीनें हैं, पार्कों की जमीनें हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने ही लोगों को बांट रही है और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो इस जन आक्रोश रैली के अंदर जितनी भीड़ सिर्फ एक जगह पर दिख रही, मगर बड़े नेता इनमें से कोई सा भी नहीं दिखा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इस मैदान से गायब रहे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। मगर भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं आक्रोश रैली के यानी कि कह सकते हैं रैली बनाई गई है, जिसके अंदर खुद श्रुति ईरानी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार शराबकारी यानी कि आबकारी नीति के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है उनके खिलाफ खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है दोनों ही तरफों से, कहीं ना कहीं छींटाकशी भी देखने को मिल रही है। चाहे भाजपा आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भाजपा को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जमीनों को बेचने की बात की जा रही है, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने की बात की जा रही है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को ये कह रहे हैं कि वो शराबकारी नीति लेके आ रहे हैं, स्कूलों के पास, धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप सिर्फ निगम के चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं उसकी वजह से किए जा रहे हैं, ना कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावों से पहले चलता ही है, ये तो आम सी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप बीजेपी पर मढ़े गए हैं, ये आरोप जो बीजेपी पर लगाए गए हैं जमीनों को बेचने के, औने पौने दामों पर बेचने के, और मंजू खंडेलवाल जो है निगम पार्षद, उन पर तो सीधे आरोप है कि उन्होंने अपने पति को एनजीओ के नाम पर ये जो जमीन है वो मुफ्त में ही दे दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इसके कोई पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले कुछ दिनों के अंदर दुर्गेश पाठक ने इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर सबूत पेश करने की बात की गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था जो राजेश कह सकते कुमार है वो कहीं ना कहीं मंजू खंडेलवाल के पति हैं, उनकी जो एनजीओ है उनको स्कूल की जमीन दी गई है। आधे से ज्यादा जो स्कूल की जमीन जो है वो कह सकते हैं एनजीओ को दे दी गई है। मगर इसके अंदर जो सबूत पेश करने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक ने वो सबूत मीडिया के सामने जरूर दिखा है, मगर उसकी अभी तक शिकायत नहीं की गई है। यानी कि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है, मगर एमसीडी के जो कमिश्नर है उनको जरूर इसके दस्तावेज दिए गए। तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं वो कमिश्नर तक को इसके कटघरे में खींच रहे हैं कि कमिश्नर को बिल्कुल पता है इसके मामले के बारे में, मगर वो एमसीडी के जो कमिश्नर है वो इसके अंदर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो मगर जिस तरीके से अब जन आक्रोश की बात करें, यानी कि रैली की बात करें, तो इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मंजू खंडेलवाल की बात करें, उनके हस्बैंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जरूर गर्माता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है, क्योंकि शराब आबकारी नीति जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लेके आई है और भाजपा जो है वो लगातार एमसीडी की जो जमीनें हैं या पार्कें हैं या स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफों से राजनीति होती नजर आ रही है और जनता के बारे में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सिर्फ उनको गुमराह किया जा रहा है। जी ठीक है, फिलहाल ये जो केस की कार्रवाई है ये कहां तक पहुंची है राजीव? क्योंकि इस केस में कार्रवाई होने में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तमाम चीजें पता लगाना जरूरी है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या कोई कार्रवाई इस पर हो रही है, और अगर हो रही है तो कहां तक ये कार्रवाई पहुंची?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इस एनजीओ की बात करें जिसको जमीन दी गई है, यानी कि मंजू खंडेलवाल के जो हस्बैंड है राजेश कुमार, उनको दी गई ये दस्तावेज जो है, जो दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे, ये सिर्फ एमसीडी के कमिश्नर के पास है। उसकी शिकायत दी जा चुकी है कमिश्नर को, मगर अभी तक उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक की बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के पास अभी तक इस तरीके की शिकायत का कोई सबूत नहीं है। तो सीधे सीधे कहे तो सिर्फ एमसीडी के अंदर कमिश्नर के पास ही इसकी शिकायत दी गई है। वहां से कितने अभी कदम उठाए गए हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। भाजपा की बात करें तो भाजपा इस मुद्दे के अंदर कोई भी साफ पहलू नहीं रख रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से स्कूलों की बात करें, स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही है, मंदिरों के आसपास स्कूलों की शराब की दुकानें खोली जा रही है, उसको लेकर जरूर राजनीति होती नजर आ रही है। मगर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी बड़े सबूत पेश नहीं किए गए कि एनजीओ को इस तरीके की जमीन दी गई है या नहीं दी गई है। जी ठीक है, जो आम आदमी पार्टी की जन आक्रोश रैली है, इस पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया, ये भी बताएं। देखिए बिल्कुल सही कहा। बात करें इस तरीके से जन आक्रोश रैली की, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 272 वार्डों के अंदर इस तरीके की जन आक्रोश रैली निकाली गई और लगातार कहीं ना कहीं जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि 15 साल जो भाजपा निगम के अंदर रही है उसने कोई भी कार्य नहीं किया है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब जगह मिलनी चाहिए निगम के अंदर, और जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकती नजर आ रही है। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा अभी तक इस पहलू से बचती हुई नजर आ रही है। मगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार लगातार कहीं ना कहीं निगम के द्वारा भी हुआ है और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए थी, इसकी जांच होनी चाहिए थी, मगर वो जांच अभी भी किसी पहलू पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जो पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही एक बार फिर से सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। लुधियाना की दाखा रैली में राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की है। इससे लगातार सीएम चेहरे पर दावा ठोक रहे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सिद्धू इसके बाद क्या कहते हैं और कौन सा कदम उठाते हैं। चन्नी के नाम की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं किया, मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं, वर्किंग कमेटी के सदस्यों से पूछा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब को खुद अपना नेता चुनना चाहिए, मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन पंजाब का ओपिनियन ज्यादा जरूरी है। पंजाब ने कहा कि हमें गरीब घर का सीएम चाहिए जो भूख और गरीबी को समझे। पंजाब को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। राहुल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। जब वो सीएम बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा, वो जनता के बीच में जाते हैं। इसके बाद उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇਹ मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है। ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे तां ही ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता है, एक विश्वास होना चाहता है कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आने देवांगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चेहरे का ऐलान जो है वो कल हो गया है, तमाम सस्पेंस जो थे, तमाम जो अटकलें थी, उन पर विराम लगाते हुए चन्नी को एक बार फिर से सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। अगर हम कहें कि दो लोगों में सबसे ज्यादा लड़ाई थी, खैर अगर हम बात करें शुरुआत 3 से हुई थी, कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ का नाम भी लगातार सामने आ रहा था। तो आज सुनील जाखड़ ने, अगर हम कह सकते हैं कि एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया है। तो बात करते हैं दो लोगों में, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बीच में मुकाबला था, जिसमें अगर हम कहें कि फाइनली राहुल गांधी ने इस एक बड़े सवाल का कल जवाब दे दिया और पंजाब के करंट मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को उन्होंने दोबारा से थापी दी। और हम सीधे तौर पर कह सकते हैं इसका रिस्पॉन्स लोगों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का कदम क्या रहने वाला है। कल अगर हम रैली की तरफ ध्यान देंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी गले मिलते हुए नजर आए हैं। दोस्ती है, उनका हाथ भी उन्होंने बकाया था जब उनका नाम अनाउंस किया, सुपर करते हुए नजर आए, तो उनको एक तरह से प्रोत्साहन तो दिया। पर सवाल ये है कि क्या वो प्रोत्साहन तो स्टेज के लिए था या फिर सच्ची में ही नवजोत सिंह सिद्धू अब बैक स्टेज पे रह के काम करेंगे, या फिर हम कहेंगे पंजाब कांग्रेस के प्रधान के तौर पे अब इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया। पर अभी अगर हम स्टार्टिंग के अनुमान देखते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पार्टी को देखने को मिल रहा है। और चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान होने से कांग्रेस को सीधे तौर पे पंजाब में एक बूस्टअप जरूर मिल रहा है। ठीक है, चन्नी का हम पहले जिक्र कर रहे थे क्योंकि चन्नी को बना सकते हैं सीएम चेहरा, क्योंकि 32% की जो दलित वोट बैंक है वो सीधे तौर पर उनके साथ है, इसलिए उनको चेहरा बनाया गया है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बनाना भी कहीं ना कहीं इसकी कमी भी खल सकती है कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें पॉपुलर चेहरों की बात करें तो दोनों ही पॉपुलर चेहरे हैं। अगर हम जहां बात करें कि कांग्रेस की तरफ से, बाकी सारी पार्टी की तरफ से पहले एक वादा किया जा रहा था, अगर हम कहें कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम एक एससी भाईचारे के डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो वही कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहते कि हम डिप्टी सीएम नहीं, हमने सीएम बना के दिया आपको, और अब रिपीट भी सीएम ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही एंगल से हम कहते हैं काफी बड़े क्राउड को संबोधित करते हुए नजर आए। अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू फैक्टर इन कर रहे तो नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी कई फैन फॉलोइंग है, चाहे उनके अमृतसर से ये एक बड़ा वोट बैंक मान लिया, पूरे पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन आर्टिस्ट, हम उनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस ऑलरेडी पंजाब में है। पर हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस अभी तक घटा नहीं है, कि देखिए जब तक नवजोत सिंह सिद्धू अलग नहीं होते या फिर हम कहेंगे बागी नहीं होते, तब तक वो इन्फ्लुएंस कहीं नहीं जाता। पर हाँ, वो रिस्पॉन्स जो अगर हम कहें कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरे के तौर पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है या फिर हम कहें जो पार्टी का बूस्टअप मिलता है, वो शायद नजर नहीं आएगा। पर पार्टी ने शायद वो चीज फैक्टर इन की है, उन्होंने दोनों चीज कर रही है, क्या चरणजीत चन्नी ये सीएम चेहरा ऐलान करने से हमें ज्यादा बूस्टअप मिलेगा या फिर नवजोत सिंह सिद्धू से। और कहीं ना कहीं ये चीज अगर हम कहें कि अटकलों, आंकड़ों और बातचीत में जैसे बार बार सामने आ रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले चरणजीत चन्नी को लोग ज्यादा पसंद करें, तो उस चीज को फैक्टर को ध्यान में, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के द्वारा चुना गया, मैंने लोगों से बात की, मैंने अपने विधायकों से बात की, मैंने अपने सेल से बात की, जो लोगों बीच में गए उन्होंने सीधे तौर बोल रहे हैं इस बार गरीब लोगों को अपने बीच से ये गरीब नेता चाहिए। उन्होंने चरणजीत चन्नी को
आगे किया है। अब ये देखना होगा कि इस एक कदम का क्या बूस्टर मिलता है, या फिर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू के आगे क्या रणनीति है, वो पार्टी में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब तक जैसा रिस्पॉन्स आया तो अब तक तो वो पार्टी में ही जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पर अगर उनमें आनाकानी बढ़ती है या उनकी नाराजगी बढ़ती है तो क्या वो पार्टी से इस टाइम अलग हो सकते हैं? ठीक है अमित, ये भी बड़ा नवजोत सवाल सिंह है, सिद्धू का क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे हैं, उनका ये पहली बार का नहीं है। हमेशा वो पहले कुछ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद उनका रिएक्शन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है और पूरे तरीके से रवैया उनका बदल जाता है पार्टी के लिए। अभी जो लगातार बयानबाजी उनकी हो रही थी कि जो हाईकमान है वो क्या कहते, जो हाईकमान है उसको कमजोर सीएम चाहिए, इस तरीके की बातें जो लगातार सामने आई थी, उनके तरफ से बयान सामने आया था। उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी कल की जो रैली में तस्वीरें दिखी वो ठीक है, बहुत अच्छी थी, उसकी सराहना भी हुई, लेकिन उनका रवैया कब बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अगर हम सीधे तौर पर कहें कई चीजें हैं। अगर हम कहें कि जब सीधे तौर पर हम कहें कि रैली होने वाली थी तो उन्होंने इस बकायदा ट्वीट किया था कि आवाज पंजाब की वर्चुअल रैली लुधियाना विद राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उनको कंसिडर किया जाएगा। तो अब बात यह है कि कई सवाल हैं, कई चीजें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपने, अगर हम कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल काफी रहे हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा अचानक से होती है और बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड होती है। तो अब ये देखना होगा कि अगला कदम उनकी तरफ से क्या लिया जाएगा। अगर तो हमें ये देखना होगा इंटरनली उनको मना लिया गया है कि क्या उनके पसंद का कैबिनेट रैंक दिया जाएगा उन्हें, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है क्या उनको शायद होम मिनिस्ट्री दी जाए। ऐसे कई चीजें, कई पहलू है जिसपे शायद नवजोत सिंह सिद्धू से बात हो चुकी होगी। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू उन सबसे सेटिस्फाइड है तो शायद चरणजीत चन्नी की पूरी तरह से पंजाब इस बार के कांग्रेस पंजाब इलेक्शन में पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं वो। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुर सामग्री लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी पार्क पहुंचकर लता दी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आपको बता दें कि आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से जंग लड़ते हुए 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ था। पिछले 29 दिनों से वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी और उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही थी। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदित्य ने स्वर कोकिला को मुखाग्नि दी और स्वर कोकिला को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान तमाम लोगों का हुजूम भी वहां पर देखने को मिला। तो पूरे देश ने नम आंखों से लता दी को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि कल उनका निधन हुआ था। देहांत पंचतत्व में विलीन कल लता दी हुई थी, जिसके बाद एक जो सुर सामग्री कही जाती हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उनका निधन से पूरे बॉलीवुड जगत में, पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, क्योंकि लगातार जो वर्चस्व था लता दी का वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी था, जिसकी वजह से तमाम लोग आहत हुए और विदेशों से भी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शिवाजी पार्क में, जहां पर उन्होंने लता दी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता दी का अंतिम संस्कार किया गया और इसी बीच 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। इन 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को हर जगह राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुका रहेगा। फिलहाल राष्ट्रीय शोक जो है वो चल रहा है, इसलिए ध्वज जो है वो आधा झुका हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से लता दी का कल निधन हुआ उसके बाद तमाम चीजें हमने देखने को मिली, अभी फिलहाल मुंबई में किस तरीके के हालात हैं, उनके आवास पर किस तरीके के हालात? मुस्कान, देखिए, अगर उनके आवास की बात करें तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके परिवार से मिलना और सहानुभूति का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय शोक रखा गया है उसका असर मुंबई में देखा गया है, जहां पर सुबह के तकरीबन 8-9 बजे के बीच काफी भीड़ भाड़ देखा जाता था, वहां पर लोगों की भीड़ नहीं है। एक दूसरे के चेहरे पर मायूसी के साथ हर नाके, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर लता दीदी को लेकर के चर्चाएं हो रही है, उनके गाने को लेकर के, उनके स्वभाव को लेकर के और जिस तरीके से उन्होंने अपने संघर्ष में जीवन
शिवाजी पार्क में जब उनका अंतिम संस्कार होने की तैयारी चल रही थी और अंतिम दर्शन के लिए जब पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे, तब जो है लोगों का हुजूम जो है लता दीदी के लिए जिस तरीके से पहुंचा था और जो भीड़ की भावुकता थी, वो साफ तौर पर दीदी की याद को हमेशा ताजा रखेगी। जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि देखिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जिनके तमाम गानों का अगर जिक्र करें तो उनके हर एक गाने से कुछ ना कुछ सीख जनता को मिलती है। हर एक गाने से आज के समय में भी जो युवा है वो भी उनके गानों से सीख लेते हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि लता जी के गाने बजाइए। अगर कहीं किसी कार्यक्रम में हम जाते हैं तो वहां पर जो है लोग बात करते करते अपने स्ट्रगल के बारे में बताते बताते लता जी का जिक्र करते हैं। जैसे खुद कल वहां पर जब सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे, शाहरुख खान पहुंचे थे, तो इन लोगों के आंखों में मतलब एक जो दिख रही थी मायूसी, साफ तौर पर ये बता रही थी कि उन लोगों को जो सीख मिली है, उनको जो प्रेरणा मिली है, वो कहीं ना कहीं लता दी एक उनके जीवन में थी। जी ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।